गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु के बारे में देखा था। चलिए आगे देखते हैं। सरकारी बजट का पुनर्आवंटन कार्य कि सरकार जो बजट को किस प्रकार से बांटती है और किस प्रकार के कार्य यहाँ करती है। हमने जो पिछले लेसन में देखा था कि राष्ट्रीय आय की किस प्रकार प्रवाह का कार्य चलता है, एक व्यक्ति का व्यय दूसरे व्यक्ति की आय होती है, और किस प्रकार से प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, इंडिविजुअल व्यक्ति सारे के सारे अपने खर्च करते हैं और वो एक सर्कल के रूप में घूमते रहते हैं, जिसमें हमने एक परिवार देखा था और एक फर्म देखी थी, और उससे हम राष्ट्रीय आय से हमने निजी आय निकाली थी। ये सारे के सारे एक चक्कर के रूप में घूमते रहते हैं। तो देश की कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह या तो निजी क्षेत्र की ओर से होता है या फर्म या घरेलू की ओर से, जिसे हम निजी आय कहते हैं, या सरकार की ओर से, जिसे सार्वजनिक आय कहा जाता है। निजी आय में से जो भाग घरेलू क्षेत्र तक पहुंचता है उसे व्यक्तिगत आय कहते हैं। कि एक निजी आय थी और जो एक परिवार तक उसके आय का भाग पहुंचा है वो व्यक्तिगत आय होगी। तो उसमें जिस भाग को खर्च किया जाता है वो होती है हमारी भाग प्रयोज्य आय। प्रयोज्य आय होती है जिसका वो खुद खर्च करने के लिए तैयार है। जैसे हमारी 100 रुपये इनकम है, इस 100 रुपये इनकम में से हमने 30 रुपये टैक्स दे दिए, अब हमारे पास जो बच गए हैं 70। ये 70 रुपये हमारी प्रयोज्य आय है और ये 100 रुपये हमारी व्यक्तिगत आय है। व्यक्तिगत आय में से टैक्स जो हमने पे कर दिए हैं, हमारे पास जो 70 रुपये बच गए, ये हैं हमारे प्रयोज्य आय। घरेलू क्षेत्र की प्रयोज्य आय को प्रभावित कर सकता है क्योंकि जो निजी क्षेत्र होते हैं वो घरेलू आय की इसको प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि कई बार टैक्स की मात्रा ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। इस प्रकार सरकार के वेतन को परिवर्तन कर सकती है और समाज को आय वेतन की एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जिसे न्याय संगत समझा जाता है और वेतन कार्य कहा जाता है, जहां पर सरकार ये मान लेती यहाँ आय की असमानता को सरकार के द्वारा भी कम किया जा सकता है। सरकार बजट की स्थितिकरण कार्य कि सरकार किस प्रकार के बजट में स्थितिकरण किस स्थिति में होती है। बजट कार्य में सरकार को आय तथा रोजगार में उतराव चढ़ाव को भी कम करना होता है। अर्थव्यवस्था में रोजगार तथा कीमत का स्तर कुल मांग पर निर्भर करता है। कुल मांग सरकार के अंतरिक्त निजी क्षेत्र के लाखों करोड़ों कारकों के व्यक्तिगत निर्णय पर निर्भर करती है। क्योंकि हमारी जो मांग कहाँ निर्भर करती है, एक व्यक्ति के द्वारा जो मांगी जाती है, एक व्यक्ति से एक समाज द्वारा मांगी जाती है, एक समाज से पूरे देश के द्वारा जो मांगी जाती है, तो मांग निर्भर करती है हमारे उन व्यक्तिगत समूह से। ये निर्णय कोई भी कारक जैसे कि आय तथा साख की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। किसी भी समय ऐसा हो सकता है कि मांग का स्तर श्रम तथा अर्थव्यवस्था के अन्य साधनों के पूर्ण उपयोग के लिए अपर्याप्त हो जाए, कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं मांग उनसे बहुत ज़्यादा हो जाए, ऐसा बहुत बार हो सकता है। अब क्योंकि मजदूरी की दर कीमत एक स्तर के बाद नीचे गिर जाती है, रोजगार संयोजकता अपने पूर्णकालीन स्तर पर पहुंच जाता है। पूर्णकालीन स्तर क्या होता है, जहां पर उसको एक अर्थव्यवस्था के अंदर पूर्ण रोजगार मिल जाता है, वो उस स्तर पर पहुंच जाता है। जैसे हमने केन्स के मामले में देखा था कि जो केन्स मानता था पहले उनका इस प्रकार से आय बढ़ती थी, लेकिन एक स्तर के बाद वो इस प्रकार की पूर्ति को दिखाता है, जिसमें दिखाता है कि इसके बाद राष्ट्रीय आय नहीं बढ़ेगी, हमारा यहाँ एग्रीगेट बढ़ता रहेगा, लेकिन इस बिंदु के बाद हमारी राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इससे पहले हमारी राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होता रहता है। तो ये होता है हमारा पूर्णकालीन स्तर, इसके बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होता। सरकार को समग्र मांग का स्तर बढ़ाने के लिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना पड़ता है और सरकार बीच में आके कार्य करती है। क्योंकि यहाँ अगर एक निजी क्षेत्र कार्य करता है तो वो करता है खुद के फायदे के लिए, अगर यहाँ प्राइवेट कोई सरकारी काम करती है तो वो करती है लोगों के कल्याण के लिए। दूसरी ओर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अधिक रोजगार की स्थिति में मांग उपलब्ध उत्पादन से अधिक हो जाए। मांग भी बहुत बार अधिक हो सकती है, जिससे मुद्रास्फीति की संभावना हो सकती है। मुद्रास्फीति क्या होती है, कीमतों का सामान्य स्तर से बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। हमारी अर्थव्यवस्था में सामान्य 3 से 4% के आसपास बेरोजगारी की दर रहती है, मुद्रास्फीति की दर रहती है। लेकिन जब ये दर 5, 6, 7, 8 के आसपास पहुंच जाती है तो इसे कहा जाता है इन्फ्लेशन।
और ये बहुत ज़्यादा बढ़ना ये एक अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होता है। इसलिए इसको आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीतियों के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ऐसी स्थिति में मांग को कम करने के लिए प्रबंधकारी उपायों की आवश्यकता होती है, जो कि आरबीआई हमारे यहाँ कर लेता है। सरकार का हस्तक्षेप, चाहे वो मांग का विस्तार करने के लिए हो अथवा कम करने के लिए हो, स्थितीकरण कार्य कहलाता है। जब सरकार इस प्रकार के मांग का विस्तार करना है, मांग को रोकना है, कि इन्फ्लेशन को बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को रोकना है, किस प्रकार से कम किया जा सकता है, इस प्रकार के जो कार्य सरकार करती है उस कार्य को कहा जाता है स्थितीकरण का कार्य। प्राप्तियों का वर्गीकरण, कि राजस्व को किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है और किस किस तरह से इनकी प्राप्तियां होती हैं। राजस्व प्राप्तियां वो प्राप्तियां होती हैं जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता, कि सरकार से उनको मांगा जाए। इन्हें गैर प्रतिदेय प्राप्तियां भी कहा जाता है। इन्हें कर या गैर कर राजस्व में विभाजित किया जाता है। कर राजस्व वो होते हैं जो राजस्व प्राप्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग होते हैं और काफ़ी समय से प्रत्यक्ष करों का, जैसे व्यक्तिगत कर है, फर्म के लिए निगम कर है, और अप्रत्यक्ष कर जो हमारा उत्पादन कर है, हमारी किसी वस्तु पर लगाया जाने वाला सीमा शुल्क है, कोई वस्तु बाहर से मंगवाई है, सेवा कर है, इस प्रकार के करों को इसमें डिवाइड किया जाता है। अन्य प्रत्यक्ष कर, अब आप एक बार देख लें प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं। प्रत्यक्ष कर होते हैं जिस पर लगाए जाते हैं उसी को पे करने पड़ते हैं। जैसे हमारा व्यक्तिगत कर है, हमारी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगेगा हमें ही पे करना होगा। एक फर्म के ऊपर जो टैक्स लगा दिया है उस फर्म को ही वो पे करना पड़ेगा। तो जो हमारे अप्रत्यक्ष कर होते हैं, जैसे हमने ये देखा अप्रत्यक्ष कर होते हैं, अप्रत्यक्ष कर वो होते हैं जो लगाए तो किसी और पर जाते हैं, पे कोई और करता है। जैसे उत्पादन पर कर लगा दिया, कोई व्यक्ति उत्पादन करता है तो वो क्या करता है, जो टैक्स लगाया गया है उत्पादन के अंदर मूल्य को ऐड कर देता है, और जो उत्पादन को खरीदता है तो वो उसको पे करता है। जैसे हमारे इसमें सीमा शुल्क है, जो कोई भी वस्तु हमारे देश की सीमा के अंदर आएगी उसके ऊपर जो टैक्स पे करना पड़ेगा वो उसको करना पड़ेगा जो वस्तु लेके आएगा। लगाया सीमा शुल्क के ऊपर जाता है। तो इसी प्रकार के आयात और निर्यात के कर भी लगाए किसी पर जाते हैं, पे कोई और करता है। और सेवा कर भी इसी प्रकार का कर होता है जिस पर आगे टाल दिया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अन्य प्रत्यक्ष कर जैसे संपत्ति कर, उपहार कर, संपत्ति उपहार कर है, इनसे बहुत कम प्राप्त होता था। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई के अंदर कागजी कार्रवाई ज़्यादा होने की वजह से इनको नेगलेक्ट कर दिया गया, अब समाप्त कर दिया गया है। पुनर्वितरण मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन जो होती है उसके उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आय पर प्रगतिशील करारोपण के माध्यम से किया जाता है। जो आय जैसे जैसे आय बढ़ती है, जो हमारा प्रगतिशील कर है उसे क्या कहा जाता है, जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है तो कर की दर भी बढ़ती रहती है। लगातार आय के बढ़ने के साथ कर की दर का बढ़ना भी प्रगतिशील कर कहता है। इसको अगर हम एक डायग्राम में दिखाएं तो इस प्रकार से दिखाया जा सकता है। जैसे हमारे यहाँ प्रगतिशील कर है, यहाँ हमारी आय है। जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती है तो प्रगतिशील कर भी बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार से ये मापक आता है और इस प्रकार का डायग्राम बनता है प्रगतिशील कर का। इस प्रकार से इनको दिखाया जा सकता है। यहाँ हमारा होता है एक्स अक्ष, ये होती है हमारी वाई अक्ष, यहाँ होते हैं हमारे ओ। इसके अंतर्गत जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे कर की दर ऊंची होती रहती है। हम बढ़ चुके हैं। फर्मों पर अनुपातिक आधार पर कर लगाए जाते हैं। कर की दर लाभयुक्त आय का एक विशेष अनुपात होती है। जीवन के लिए अनिवार्य वस्तुओं को उत्पादन कर से मुक्त रखा जाता है। जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जैसे हमारे उसमें वस्तुएं काम आती हैं, उन पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाया जाता, वो सामान्य टैक्स के साथ ही रहती हैं। उनके ज़्यादा टैक्सों से उनको कोशिश की जाती है उनको ज़्यादा बाहर रखा जाए, अतः उन पर भी कर की दर नीमन होती है, कम होती है। लेकिन जो सुख सुविधा की है, अर्धविलासता की वस्तु हैं, उस पर कर की दर सामान्य लगाई जाती है। कि जो थोड़ी बहुत ही शान शौकत की वस्तु हैं उनके ऊपर कर की दर ठीक लगाई जाती है। लेकिन जो पूर्णतः विलासता की हैं, तम्बाकू है, पेट्रोलियम पदार्थ है, इन पर कर की दर बहुत ही हाई लेवल की होती है, बहुत ही ऊंची लेवल की कर की दर होती है। ये जो हम अलग अलग प्रकार के कर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा प्रगतिशील कर है, हमारा अनुपातिक कर है, हमारा रिग्रेसिव कर है, तो ये सारे के सारे बंद कर दिए गए हैं। अब इनकी जगह हमारा जीएसटी आ गया है, और जीएसटी की भी 5 स्लैब हो गई हैं। 0%, 5%, 8%, 12%, 18% और 28%। यहाँ से 0% से लेकर 28%, मैक्सिमम 28% तक टैक्स लगता है।
और इसी के साथ हमारे सारे करों को इसके अंदर मिक्स कर दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। केंद्र सरकार के गैर कर राजस्व को मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा जारी ऋण, ब्याज प्राप्तियां, सरकार के निवेश से प्राप्त लाभांश और लाभ, सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाएं से प्राप्त शुल्क और अन्य प्राप्तियां शामिल होती हैं। इसके अंतर्गत विदेशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा प्रदान की जाने वाली नकद सहायता अनुपात भी शामिल किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्राप्तियों के आंकलन में वित्त विधेयक में किए गए कर प्रावधान के प्रभाव पर विचार किया जा सकता है। तो ये थे हमारे प्राप्तियों का सोर्स था। अब हम देखते हैं पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं, इसको हम देखेंगे ये हम अगली वीडियो में। थैंक यू।